इस कॉन्क्लेव में यहाँ पर उपस्थित टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी, अभिषेक श्रीवास्तव जी, वाइस प्रेसिडेंट टाइम्स ग्रुप श्री धनुषवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री असीम अरुण जी, प्रदेश सरकार के एडवाइजर से अवनीश अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम श्री संजय प्रसाद जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा टाइम्स ग्रुप को इस बात के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को केंद्रित करते हुए परिवर्तन के 9 वर्ष से संबंधित इस विशेष कॉन्क्लेव को यहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। ये वास्तव में 9 वर्षों की उस यात्रा के बारे में वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जो आज से 9 वर्ष पहले टीनेजर्स था, यानी जिसकी उम्र उस समय 10 वर्ष रही होगी, आज वह 18 वर्ष का हो चुका होगा, यानी बालिग होने की दिशा में अग्रसर हुआ है। तो नाबालिग से बालिग होने वाली उस पीढ़ी को उस उत्तर प्रदेश के बारे में अवगत कराने का है जो आज से 9-10 वर्ष पहले अपने अभिभावक का, अपने माता पिता के हाथ पकड़ करके अपनी स्कूली लाइफ का प्रारंभ कर रहा था। इन 9 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है, ये वास्तव में वे लोग नहीं समझ पाते हैं जो वहां की व्यवस्था से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास वहां के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, तो वह व्यक्ति उसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं अनुभव करता। लेकिन जो व्यक्ति उस एक पीरियड विशेष के बाद वहां आता है, उसको परिवर्तन दिखाई देता है। अगर मैं कहूं कि भारत आज से 500 वर्ष पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो लोगों को लगेगा कि ये तो मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये सच था। आज से 500 वर्ष से लेकर के 1500 वर्ष पूर्व तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 44 से 45% था। ये लगातार ये लंबे समय तक ये बना रहा है। कारण क्या था? याद करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब सामूहिकता देखने को मिलती है और सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करके आगे बढ़ती हैं, तो उसके बेहतर परिणाम भी आते हैं। भारत के अंदर दुनिया के सबसे अच्छी लैंड और जल संसाधन थे। परंपरागत खेती, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की खेती होती थी, यानी पेट भरने के पर्याप्त संसाधन थे।
हाँ, ये सही था कि भारत की एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर प्राचीन काल से ही निर्भर थी, लेकिन आर्थिक उन्नति होती तब है जब उसके साथ साथ आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर भी हो, उसकी ताकत भी हो, और इसके लिए उद्योग धंधों का भी हो सकता है बहुत बड़े उद्योग न रहे हो, लेकिन लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का एक बेहतरीन तंत्र था, यहां डेवलप किया गया था। उस प्रकार के कारीगर, उस प्रकार के हस्तशिल्प, ये उसका एक बहुत अच्छा ताना बाना भारत के पास मौजूद था। भारत से बनी भी इन वस्तुओं को व्यापार करने के लिए भारत का व्यापारी उसको न केवल भारत के अंदर, बृहत्तर भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता था, बल्कि दुनिया के बाजार तक भी पहुंचाने का काम करता था। जब भारत के पास ये ताकत थी कि वहां पर अच्छी खेती बाड़ी, खेती किसानी हो, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत हो, और वहां के स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की भी व्यापक संभावनाएं हों, तो उसको दुनिया की आर्थिक ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। याद करिए, दुनिया के अंदर जो आज आर्थिक समृद्धि आपको दिखाई दे रही है, इसका जो इतिहास है वो 400-500 वर्षों का है। भारत ने ये समृद्धि पहले पाई है, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने जब अपने स्वयं के संसाधनों पर विश्वास करना बंद कर दिया, अपने यहां के इनोवेशन को प्रोत्साहित करना बंद कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हमारी बाधित हुई, तो हम विपन्न होते गए। हमारे यहां तो टूरिज्म किस रूप में जाता था, यानी मान्यता क्या थी? उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए क्या था? केदारनाथ में अगर जलाभिषेक करना है तो रामेश्वरम का जल लेके आना है, और रामेश्वरम में जलाभिषेक करना है तो गंगोत्री का जल लेकर के आप जाइए। लोग चाहते थे उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे देश को एकजुट करने का, पूरब से पश्चिम को जोड़ने का, ये सभी माध्यम थे, और लोग आते थे, जाते थे, व्यापक पैमाने पे जाते थे। गांव का गांव यात्रा में निकलता था। एक उम्र के बाद लोग मान लेते थे कि भाई अब इनकी उम्र हो गई है, अब ये तीर्थाटन पे निकले। जिन लोगों को लगता था कि ये यात्रा दुर्गम है, द्रोह है, तो उसको ये मान लिया जाता था कि भाई इसकी अंतिम विदाई भी कर दो। यानी जीवन को हर प्रकार से लोगों ने इस रूप में बनाया था कि कोई किसी के ऊपर बोझ न बने। सिस्टम को इस रूप में आगे बढ़ाने का काम किया गया था, और तब भारत विश्व गुरु था। आक्रमण प्रारंभ हुए, हमारे शोध और विकास की संभावनाओं को बाधित किया गया। पहले पिछले 1000 वर्ष के अंदर भारत ने जितने आक्रमण सहे, जितने अत्याचार सहे, जितना शोषण देखा, और उस सबके बावजूद भी टिका हुआ है, ये दुनिया के अंदर बहुत कम जगहों पर देखने को मिला है कि इतने अत्याचारों के बाद भी, उन झंझावतों के बाद भी, उनका मुकाबला करते हुए भी भारत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। याद करिए, ये सब कुछ के बाद आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोग जानते थे कि भारत
कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है तो ये बड़ी आबादी वैसे ही नहीं होगी। ये आबादी जो यूपी के अंदर रह रही है, केवल ये आबादी नहीं है, इसके पीछे वे कारक भी हैं जो यहां की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते थे, लेकिन उसको उचित प्लेटफॉर्म आजादी के बाद यहां का राजनीतिक नेतृत्व देने में विफल रहा है। परिणाम क्या है? एक प्रकार की भ्रम की स्थिति चारों ओर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, याद करिए, आज से 9-10 वर्ष पहले इस उत्तर प्रदेश को लोगों ने प्रश्न प्रदेश बना दिया था। नौजवान के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, पर्व और त्योहार के पहले जो उत्सव होने चाहिए थे उन उत्सव की जगह उपद्रव शुरू हो जाते थे, दंगे फसाद होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी। सरकार के पैरेलल, उसके समानांतर माफिया और गुंडे प्रवृत्ति के तत्व सत्ता का संचालन करते थे। कोई नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं थी, भाई भतीजावाद था, बिजली नहीं मिल पाती थी, सड़कें नहीं थी, जो परंपरागत उद्यम थे वे दम तोड़ रहे थे, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी, न नियत थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या होना था? उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनना ही बनना था। नौजवान के सामने पहचान का संकट आना ही आना था। किसान की लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, न तकनीक थी, न बिजली थी, न पानी था, न बीज था, न बाजार था, तो उसके सामने आत्महत्या के सिवाय बचता क्या था? क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रोजगार भी नहीं था। उन स्थितियों में 2017 में अराजकता भरे उस माहौल में, निराशा के उस माहौल में, असुरक्षा के उस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने विश्वास करके उत्तर प्रदेश में एक डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने, आपने देखा होगा सरकार जब बनी थी हमारी, तो मैंने लगभग 1 महीने तक केवल एक काम किया। मेरे मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी थे उन सबको मैं बिठाता था शाम को 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, और केवल 2 मुद्दों पे चर्चा होती थी। एक, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो उनके अलग अलग विभाग थे, उन विभागों के प्रेजेंटेशन होते थे, उन पे चर्चा होती थी, उनकी कार्य योजना बनती थी। 1 महीने तक यही हो रहा था। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, सरकार चल रही है या ये सब हो रहा है। उनको नहीं पता था कि इस प्रेजेंटेशन में छुपा हुआ है, इस कार्य योजना में छुपा हुआ है एक उस नए उत्तर प्रदेश का भविष्य जो अब बीमारू राज्य से भारत के ग्रोथ इंजन की एक नई यात्रा को प्रारंभ करने वाला है। 1 महीने तक हमारा चला था ये सब कार्यक्रम, और फिर 1 महीने के बाद तब हमने
अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की थी। ये सस्ता, तब हमारे पास पैसा नहीं था, तब कोई बैंकर हमें पैसे देने को भी तैयार नहीं था, खजाना खाली था, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी उतना पैसा नहीं था। उत्तर प्रदेश का कुल वार्षिक बजट लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का था। आप अनुमान करिए ना, 25 करोड़ की या 20 करोड़ की आबादी उस समय थी। 20 करोड़ की आबादी में और 2.5 लाख करोड़, ऊंट के मुंह पे जीरा है। तो उद्योग धंधे बंद थे, जहां जाते थे उस जिले में वीरानी छाती थी, लोगों के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। हताशा, निराशा के वातावरण में हर व्यक्ति एक नई संभावनाओं की ओर देखता था। और तब हमें लगा कि भाई कुछ जगह सख्ती करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ सकता है, कुछ लोगों के लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे, कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। इसके लिए पॉलिसी बनेगी। हमें भाई भतीजेवाद को, परिवारवाद को, क्षेत्रवाद को यूपी के अंदर बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने वाली प्रवृत्ति रही है। इससे बचाना होगा और हम अब तक बचाए रखने में सफल हुए हैं। उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र उसमें आप जाएंगे, आपको यूपी के अंदर डेवलपमेंट का भी, सुरक्षा का भी, यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी, यूपी के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है। 75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का पैमाना व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं है। उसका आधार तो सबका साथ, सबके विकास का है। उसका मंत्र यह है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाली तुष्टीकरण की नीति से हम उतनी ही दूरी भी बनाएंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जो पहले दिन हम लोगों ने अपनाई थी, वह लगातार जारी है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस सरकार की हो सकती थी, वह आज भी उसी रूप में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के पास आज प्रत्येक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पे सड़क का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, ये यूपी के पास है। आज से 9 वर्ष पहले नहीं थे। आज आप देखेंगे हमारे पास एक्सप्रेसवे का 60% शेयर अकेले यूपी के पास है पूरे देश के अंदर। कोई सोचता भी नहीं था कि यूपी में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए आप एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं।
आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, यानी 9 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगी, गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था। कोई सोचता नहीं था कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। जेवर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह वह क्षेत्र है जहां पर यानी अपराध भी जहां पर शर्मा जाए, यह वही क्षेत्र था। भट्टा पारसोल की घटना जहां घटित हुई थी, और ऐसे ऐसे हीनियस क्राइम वहां होते थे, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, वही जेवर सचमुच भारत का जेवर बन गया है। आज आप जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे अच्छी कंपनियां आज वहां आ रही हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज वहां बन चुका है। अभी 15 जून से हम उसमें वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। और ऐसा नहीं कि उन देशों या उन राज्यों में अच्छी सड़क और यूपी के अंदर खराब हो। अब यूपी की अच्छी होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए हैं और जो पैरामीटर गढ़े हैं, वो सबके सामने है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से, 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। याद रखना, 18%। ये यूपी के अंदर, इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब लागत कम है, उत्पादन ज्यादा है, और जो उत्पादन होता है, अगर मार्केट में अच्छा दाम मिलता है तो हम किसान को ये छूट देते हैं कि वो मार्केट में बेचें, और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो हम कहते हैं हम आपका उपज लेंगे, आपको एमएसपी हम उपलब्ध करवाएंगे। आज ये गारंटी मिल रही है। कोई सोचता था, गन्ना किसान, चीनी मिलें औने पौने दाम में बिक चुकी थी, हताशा थी, निराशा थी। 17 में यूपी के अंदर चीनी मिल घाटे का सौदा बन चुका था। तंत्र वही है, केवल सरकार बदली। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, ये चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, हम इसको चलाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 15 दिन पहले इस सीजन की हमारी चीनी मिलें बंद हुई हैं। 121 चीनी मिलें हम लोगों ने चलाई थी इस वर्ष, और 121 चीनी मिलों में
अभी 15 दिन पहले चीनी मिलें बंद हुई हैं, 92% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। 17 में हम लोग आए तो 10 साल पुराना गन्ना मूल्य का था बकाया। अब तक हम 92% इस सीजन का भी गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। और देश के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी अगर किसी राज्य की है तो यूपी की है। अब केवल चीनी मिल नहीं है, वो शुगर कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स। चीनी मिल वहां पे शुगर का उत्पादन तो हो ही रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है, डिस्टिलरी भी है, कोजन प्लांट भी है, फाइन शुगर भी बन रहा है, बहुत कुछ वहां पे अब एक्टिविटीज प्रारंभ हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। यूपी के एमएसएमई के बारे में कोई सोचता था? वो सब भगवान भरोसे था, क्योंकि सरकार भी चादर तान करके सो रही थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकार सोएगी तो इंस्पेक्टर राज हावी होगा। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कहीं पुलिस के द्वारा, कहीं पे किसी और के द्वारा शोषण किया जाता था। कारीगर हतोत्साहित होता था, प्रताड़ित होकर के प्लान कर चुका था, मजदूरी कर रहा था, ठेला लगा रहा था, जैसे तैसे अपने जीवन को गुजर बसर कर रहा था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और इनमें 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पे काम कर रहे हैं। यह हमारी एक ताकत है। यूपी के पास आज के दिन पे लैंड बैंक है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक। और ये लैंड बैंक यानी इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त है सुरक्षा, और दूसरी शर्त है लैंड बैंक, और तीसरी है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी। 34 सेक्टर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किए हैं। इसके सेक्टोरल पॉलिसीज आज के दिन पे यूपी के पास है। यानी अब नीति भी है, नियत भी है, और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी। परिणाम क्या है? लगभग 65 लाख नौजवानों को जो पहले उद्योग में काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाता था, आज यूपी के अंदर ही इसको कार्य मिला है। सरकारी नौकरी एक सपना था, आज वो सपना नहीं है। हम अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, 9 लाख से अधिक। और आपने देखा होगा यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या प्रचार लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। आज नौजवान को यहां पे नौकरी मिल रही है। ये सभी कार्य जब सरकार के स्तर पर एक साथ हुए, परिणाम क्या था? आज यहां भारत का इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन यानी सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन यूपी बना। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी हुआ, तो टूरिज्म में भी यूपी ने एक लंबी छलांग लगाई है। आप याद करिए, गत वर्ष महाकुंभ था। महाकुंभ के आयोजन में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में आके वहां पे आस्था की डुबकी लगाई थी। 66 लाख। और अगर पूरे वर्ष भर यूपी के अंदर अलग अलग स्थलों की हम गिनती करेंगे तो लगभग यूपी के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट आया था गत वर्ष। ये लगातार चल रहा है, ये यूपी की नई ताकत है। एम्प्लॉयमेंट इससे भी जनरेट होते हैं।
ये सर्विस सेक्टर को प्रमोट करता है। होटल, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानदार, टैक्सी और स्थानीय संभावनाओं को बहुत मजबूती देता है। ये सभी संभावनाओं को जब एक साथ काम करना प्रारंभ किया गया तो परिणाम हमारे सामने है, परिणाम आए हैं। आज आप देख सकते हैं यूपी को कोई बीमारू राज्य नहीं कह सकता। अब यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब यूपी का नौजवान कहीं जाता है, अपनी पहचान देता है कि मैं यूपी का हूं, तो वह संकट नहीं जो 17 के पहले था कि वह 10 कदम पीछे हटता था दूसरा व्यक्ति जानने वाला। आज सामने वाले के मन में इच्छा होती है कि मैं इसको गले लग लूं। ये परिवर्तन है। जो पहले आपको शक की निगाह से देखते थे, आज शक नहीं, आज वो सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। और यही सरकार की उपलब्धि है। हमने यूपी के नौजवान के सामने, यूपी के नागरिकों के सामने उसको शक की निगाहों से नहीं बल्कि सम्मान की निगाहों से देश और दुनिया देखें, उस प्रकार की स्थिति का निर्माण ये डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की है। आज सुरक्षा का वातावरण है। अब कोई महिला ये नहीं कह सकती स्वयं के लिए भी, परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कि शाम 6 बजे के पहले पहले घर आ जाना है। उसकी मर्जी, वो 6 बजे घर आए, 8 बजे आए, 10 बजे आए, रात 12 बजे आए, कोई दिक्कत नहीं। नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम कर रही हैं, ऑफिसेस में कर रही हैं, उद्योगों में कर रही हैं, कोई समस्या नहीं। सुरक्षा का कोई संकट नहीं। बेटियां स्कूल जा रही हैं, कोई समस्या नहीं। सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार इस प्रकार का वातावरण बनाए। परिणाम इसी से आते हैं। हर व्यक्ति आज यूपी में आना चाहता है, अपना निवेश करना चाहता है। सामने वाले के मन में भी रहता है कि मैं कितना निवेश कर दूं। हर एक सेक्टर में जो कार्य किए गए उसी का परिणाम है कि यूपी ने अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। 3 गुना हमारी पर कैपिटा इनकम हुई है। 17 में यह 43,000 रुपए थी, आज ये बढ़कर के 1,20,000 से अधिक हो चुकी है यूपी की पर कैपिटा इनकम। यूपी का जो वार्षिक बजट था, मैंने कहा ना 2.5 लाख के आसपास था, आज हम इसको 9,12,000 का तो हमने बजट ही प्रस्तुत किया है। अभी सप्लीमेंट्री भी आएगा। ये यूपी का बजट का दायरा है। यूपी की जो जीएसडीपी थी 2017 में, 16-17 में, वह 12 लाख करोड़ के आसपास की थी। आज वो बढ़कर के 36 लाख करोड़ हुई है। 36 लाख करोड़। और ये तब है जब कोई टैक्स नहीं लगाया गया, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं, बल्कि हमने इस दौरान वेलफेयर के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। एक लंबा दायरा बढ़ा है। इस दौरान विकास तो हुआ ही है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डबल इंजन सरकार ने बेहतरीन रूप से उसको आगे बढ़ाया है। 65 लाख गरीबों के एक आवास बने हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। ₹15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर महीने मिल रहा है। 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हम लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। 5 लाख रुपए सालाना उसकी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब कोई आपदा आती है, आपदा के 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिलनी ही है,
यह भी सरकार उपलब्ध करा रही है, तभी है जब सरकार के पास पैसा है। पैसा नहीं होता तो वायदे पे वायदे होते। ये सभी कार्यक्रम और हर एक सेक्टर में आज आप देखिए, रिजर्व बैंक जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है तो कहता है बैंकों का सबसे ज्यादा पैसा आज के दिन पे किसी एक राज्य में लग रहा है तो वह यूपी में लग रहा है। ये उस कहानी को बताता है जिस राज्य में पहले बैंक पैसा नहीं देते थे, देने को तैयार नहीं थे, उनको मालूम था ये डूब जाएगा, लेकिन अब उनको विश्वास है कि डूबेगा नहीं, बल्कि डूबते हुए बैंक को बचाने का काम कोई करेगा तो यूपी करेगा। ये है, और उस नई कहानी का नाम है इन 9 वर्षों के यूपी का एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये 9 वर्षों के अंदर ये सारे चेंज हुए हैं, और उस चेंज में हम लोगों ने वैश्विक महामारी कोविड-19 को भी देखा है। याद करिए 2.5-3 वर्ष उसके प्रबंधन में ही हमारे खर्च हुए, और अभी करंट जो पश्चिमी एशिया का संकट आया है, स्वाभाविक रूप से संकट हमारे सामने ही नहीं दुनिया के सामने है। दुनिया के सामने ईंधन का संकट आएगा, खाद्य का आएगा, उर्वरक का आएगा। कोविड-19 में हम सब ने मिलकर के उस वैश्विक महामारी का सामना किया था, और इसमें भी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। वह बीमारी, वो महामारी जो थी, वह एक आपदा थी। ये मनुष्य के द्वारा पैदा की गई आपदा है, लेकिन मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर कई बार अपील की है देशवासियों से, और हम सबका भी दायित्व बनता है, हम सब मिलकर के करेंगे। जिस भी स्तर पर हो सकता है, ईंधन का बचत करना, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए क्या कुछ हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को और ऊर्जा के उन स्रोतों को टटोलना, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम इस बात को मानते हैं कि हम एलपीजी की समस्या का समाधान एक पीएनजी कनेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, वहां पर उसका भी एक विकल्प है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन हो सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि वे इस व्यवस्था को कहीं एक मॉडल बनाएं कि गांव में उन गौशालाओं के पास जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गोवंश है, लगभग 15 लाख गोवंश का हम वहां पे रख रखाव कर रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था है, उनकी सारी व्यवस्थाएं वहां पे राज्य सरकार कर रही है। एक गाय के लिए 1 महीने में हमारी सरकार 1500 रुपया उनके भरण पोषण के लिए खर्च करती है। ये सारी सुविधा उपलब्ध कराए। क्या हम उन गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा करके और गांव की सामूहिक किचन की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं? गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। मुझे लगता है ये एक भी राष्ट्रीय कार्य हो सकता है। जितने लोग खाने वाले होंगे उनकी संख्या उसी अनुपात में वे अपना राशन दें, फालतू ना बनाए। कोई भोला बिस्तरा आ जाए तो उसके लिए अलग से उसमें बना तैयारी कर लें। कुछ मॉडल बन सकते हैं, कुछ तो मॉडल देने होंगे। भाई हम एलपीजी पर डिपेंड, अपना हमारी निर्भरता कम होगी। हम बाहरी स्रोत से नहीं, जो हमारे पास है हम उस ऊर्जा के स्रोत को टटोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है।
ऐसे ही समाज के अलग अलग तबके के लोग भी कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जहां मेट्रो है, मेट्रो की व्यवस्था ठीक करना। जहां पे एक ही ऑफिस में जाने वाले 5 लोग हैं, पांचों लोग 5 कार से जाने की बजाय एक कार से, कार पुलिंग के माध्यम से एक कार से अगर जाएं। जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है, और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें। तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं। तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अपील की है, हम सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत सारी जगह कुछ लोग अधूरे उसको लेकर के उस पर टिप्पणी देने लगते हैं। पूरी अपील को पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, चर्चा करें और फिर तब निष्कर्ष निकालें, उतावलेपन में नहीं। नेगेटिव बयानबाजी राजनीतिक में तो हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, तब हमें देश के हित में सोचने की आवश्यकता है। और यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यानी याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, देश समृद्ध है, हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। और वह एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है हर नागरिक की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश के 9 वर्ष परिवर्तन के इस स्पेशल कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जो युवा यहां पर आए हैं या प्रबुद्धजन आए हैं, वे सभी इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। जरूर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी 9 साल 10 साल पहले क्या होता था, हो सकता है घरों में चर्चा का समय न मिलता हो, लेकिन चर्चा पर चर्चा आगे बढ़ेगी तो लोगों को पता लगना चाहिए कि पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है, कितना परिवर्तन आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, उद्योग और कल कारखानों से लेकर के, ये सब में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इन सब पे व्यापक चर्चा होगी तो लोग मानसिक रूप से तैयार होंगे और अपने आप को उन कारकों से बचाएंगे जिन कारकों ने यूपी को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया था, पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। हमें वो स्थितियां फिर से नहीं आने देनी है। इस विश्वास के साथ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार को इस कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।